याद है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पहली बार महामहिम राष्ट्रपति जी ने 7 सितंबर को देश भर के सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल और शिक्षाविदों के साथ एक बड़ा सम्मेलन किया था कि देश की नई शिक्षा नीति जो आ रही है उस पर आगे कैसे बढ़ना है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उस बैठक में थे और जो मार्गदर्शन मिला माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर कस्तूरी रंगन का, उसके तुरंत बाद ही हम लोगों ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और आज जब 1 वर्ष पूरा होने को है तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे टास्क फोर्स के सभी सदस्यों ने बड़ी मेहनत से काम करके, जिसमें खुद कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति जी और हमारे अनेक कुलपति शामिल रहे हैं। उस समय जो हमारे एडवाइजर थे के शर्मा साहब, इन सब लोगों ने और हमारे उच्च शिक्षा के जो अधिकारी हैं, मैं कह सकता हूं कि एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। 7 सितंबर को मैंने एक प्रार्थना की थी महामहिम जी से कि जो पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं इसको लेकर के उसमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, और सहर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकार किया था और उन्होंने इसी सभागार में हम सब उपस्थित थे और महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिल्ली से हम सबका मार्गदर्शन किया था। मैं उसके लिए भी विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज सबसे बड़ा मसला मेरे लिए है कि इतनी अजीम शख्सियत को लफ्जों में मैं कैसे बयां करूं, लेकिन सभी मुश्किलों और मसाइलों को सुलझाने की तरकीब मुझे लगता है कि खुदा सुझाता है। और उसी प्रकार एक श्लोक मुझे ध्यान में आया कि वासुदेव सर्वसम्मति स महात्मा सुदुर्लभ, ए ग्रेट सोल दैट इज रेयर टू फाइंड। महामहिम राष्ट्रपति जी ने शिक्षा, राजनीति, राष्ट्रनीति, संस्कृति, सामाजिक कार्यों और नव मानवतावाद के में जिस प्रकार अपनी व्यापक अंतर्दृष्टि से योगदान किया है, वह इस वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समृद्ध विरासत है। यह हमारी खुशनसीबी है कि वह आज हम सबसे रूबरू हैं। विद्यार्थी बहनों, भाइयों तथा हमारे सभी सम्माननीय शिक्षक, अपनी बात आगे कहने से पहले मैं शिक्षा जगत की कुछ चुनौतियों की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली समस्या शिक्षा और वर्तमान जरूरत के बीच सामंजस्य बैठाने की है तथा दूसरी मुझे लगता है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर से बेहतर तालमेल बैठाने की है, क्योंकि मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के अंदर सांस्कृतिक चेतना एवं वैज्ञानिक रूपांतरण तथा पैंडेमिक के पश्चात विशेष रूप से मार्केट और नई मानवता का माध्यम मुझे लगता है कि शिक्षक ही हो सकता है और वही इस काम को पूरी तरह से कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि शिक्षा का असली अर्थ है कि अपने अंदर जो है उसे सहर्ष बांटा जाए। जब गुरु थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को शिष्यों में बांट देता है तो शिक्षा और गुरु दोनों का स्वरूप विराट हो जाता है। और हमारे उपनिषदों में भी लिखा है कि आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा केवल बांटने से ही पूरी होती है। पुराने समाज को नए समाज को कैसे रूपांतरित करना है, क्या ट्रांसफर करना है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि गुरुजनों की या शिक्षकों की है। और शिक्षक ही एकमात्र माध्यम हो सकता है जिसके जरिए किसी भी देश के अतीत को ध्यान में रखते हुए भविष्य की तरफ अग्रसर हुआ जा सकता है। अगर पुरातन काल से हम देखें तो कश्मीर सिर्फ ज्ञान का प्रसार करने की धरती नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की इस महत्वपूर्ण भावना की भी धुरी रही है। महाकवि कल्हड़ ने राज तरंगिणी के प्रथम तरंग में कश्मीर में तालीम की बुलंदी को तफसील से समझाया था। आलोक के शारदा देवी एक बड़ी प्रसिद्ध लोक कथा है यहाँ महामहिम जी कि जब आदि शंकराचार्य कश्मीर आए तब वह शारदा मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन शारदा पीठ के उस समय के विद्वानों ने एक शर्त रख दी कि यदि वे उनके सवालों का सही उत्तर दे पाएंगे तभी उनका मंदिर में प्रवेश होगा। कल्हड़ कहते हैं कि कश्मीर जिसका एक पुराकालीन नाम शारदा क्षेत्र था, वह शिक्षा के मामले में उसी तरह प्रसिद्ध था जिस तरह
काशी, तक्षशिला, नालंदा, नवद्वीप तथा कांची थे। कुछ रिसर्च स्कॉलर जिन्होंने शारदा की शिक्षा पद्धति पर काम किया है, उन्होंने लिखा है कि शारदा क्षेत्र में प्रवेश के पहले विद्वता की परीक्षा होती थी और उस दौर में भी ग्रेजुएट को प्रमाण पत्र दिया जाता था। और मुझे लगता है कि वही काम आज इस कन्वोकेशन सेरेमनी में यहाँ आपकी उपस्थिति में प्रतिपादित हुआ है। कन्वोकेशन का मतलब विद्यार्थी मित्रों, आपको सिर्फ विभिन्न विषयों की डिग्री या मेडल्स नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि इस अवसर पर आपसे मैं आग्रह करूंगा, अपेक्षा रखूंगा कि अब समाज तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और अपनी पूरी क्षमता से कला, विज्ञान, संस्कृति, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की नई जरूरतों के मुताबिक देश के तथा जम्मू कश्मीर के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में आप अपना अमूल्य योगदान दें, ये हम सबकी अपेक्षा है। जैसा मैंने पहले कहा, अतीत से भविष्य में प्रवेश के माध्यम शिक्षक हैं, गुरु बन सकते हैं। विभिन्न विचारधाराओं को सहेज कर सनातन धर्म हो, बौद्ध, ऋषि और सूफी परंपरा के मिले जुले स्वरूप ने जम्मू कश्मीर की संस्कृति को नया आयाम दिया है। महान व्यक्तित्वों जैसे लाल देव, उत्पल देवा, देवी रूपा भवानी, अभिनव गुप्त, भगवान गोपीनाथ, सैयद बुलबुल शाह, नंद ऋषि, सैयद अली हमदानी के विचारों, उनकी शिक्षाओं की ये जमीन है। यहाँ 1948 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और तब से लेकर के आज तक तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद मैं कह सकता हूँ कि इस विश्वविद्यालय ने देश के शिक्षा के मानचित्र पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो तराना हम सब ने सुना है, उसमें एक बात कही गई है, एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और उसमें कहा गया है कि यहाँ के संतों, सूफी फकीरों का जो विजडम है हमें वर्तमान में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। मैं समझता हूँ कि इस विजडम का ध्यान हम सब लोग और खास तौर से जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और जो लोग आज विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हैं, सदैव इसका ध्यान रखेंगे। लाल देद ने भी लिखा है, द माइंड इज न्यू सो इज द मून। ये बड़े फख्र की बात है कि आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के 6 सैटेलाइट कैंपस, 198 संबंधित कॉलेज, 69 डिपार्टमेंट्स और शोध के रिसर्च के क्षेत्र में भी लगातार विस्तार एवं नए कीर्तिमान विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। इनोवेशन हो, इंक्यूबेशन सेंटर हो, स्टार्टअप्स हो, मैं कह सकता हूं कि कश्मीर विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में भी अपनी ख्याति अर्जित की है। प्रोफेसर तलत अहमद साहब और फैकल्टी मेंबर्स को मैं विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति हुई है, जो सुधार हुआ है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देना चाहूंगा और अभिनंदन करना चाहूंगा कि देश के 50 शीर्ष विश्वविद्यालयों में आज कश्मीर विश्वविद्यालय खड़ा है। और निवेदन करना चाहूंगा कि हमें एक लक्ष्य रखने की जरूरत है कि अगली बार जब यह रैंकिंग आवे तो हम शीर्ष 25 में कश्मीर विश्वविद्यालय का स्थान बना सकें। पिछले कुछ सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और जम्मू कश्मीर यूटी मैं मानता हूं कि सौभाग्यशाली है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 2 एम्स, IIMs, IIT, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर यूटी को प्राप्त हुए हैं। मैं हृदय से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान जम्मू कश्मीर को उन्होंने दिए हैं जो शायद लंबे समय बाद इस यूटी को प्राप्त हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड की स्कीम भी शुरू की गई है और मुझे बताते हुए खुशी है कि 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने ये हेल्थ कार्ड दिया है और उनके इलाज का मुकम्मल इंतजाम किया है। 607 वोकेशनल लैब, टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से जो 2 सेंटर हम सब ने बनाए हैं, सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, मैं कह सकता हूं एक जम्मू में बना है, एक बारामूला में बना है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं, शायद देश के कम संस्थानों में ऐसी लैब होगी। जिस दिन मैं उसका उद्घाटन कर रहा था, IIT जम्मू के डायरेक्टर वहां थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ भी इस तरह के इक्विपमेंट नहीं है, तो इस दिशा में काफी काम यहाँ हो रहा है।
भक्ति काल के दौरान भी जहां जम्मू कश्मीर में शिक्षा एवं कला अपने सर्वोच्च शिखर पर थी, वहीं बाद में एक ऐसा समय आया जब लिटरेसी रेट यहां गिरने लगी थी। 1901 के दस्तावेजों के मुताबिक यहां लिटरेसी रेट उस समय महज 2% थी। जब उस साल सर्वे किया गया तो पूरे जम्मू कश्मीर में मात्र 1260 महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। और आज मुझे गर्व है कि इस साल कश्मीर यूनिवर्सिटी के 94 गोल्ड मेडल्स में 66 हमारी बच्चियों ने, हमारी बहनों ने प्राप्त किया है। मैं उन बच्चियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, MBA, मास्टर ऑफ डिजाइन जैसे कोर्सेस में जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने कश्मीर विश्वविद्यालय में ही नहीं, जिन दीक्षांत समारोहों में मैं गया हूं, मुझे लगता है कि वो बच्चों से काफी आगे बढ़ रही हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं समझता हूं कि अपने स्किल तथा टैलेंट से आज हमारी बच्चियां जम्मू कश्मीर के विकास में नए संकल्प के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। ये हम सबके लिए खुशी की बात है और यह सफर आसान नहीं रहा है। 1905 में जहां मात्र 17 स्टूडेंट स्कॉलरशिप दी जाती थी, वहीं आज इस यूटी में 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। और इसके लिए फिर से एक बार मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शिक्षा जब एक आंदोलन बन जाता है, जब एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है, तभी मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी की प्रगति होती है। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति को देखते हैं तो एक श्लोक मुझे याद आता है, उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरांधोपोत। उठो और अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जम्मू कश्मीर में भी अनेक चुनौतियां थी। अलग अलग स्तर पर साफ नियत, पारदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प के साथ उनका मुकाबला किया जा रहा है और आज शिक्षा के साथ लोगों के जीवन में भी बदलाव हो, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। मित्रों, नई शिक्षा नीति कहती है कि हमें इंडिविजुअलिटी पर तथा नए इन्वेंशन पर और इनोवेशन पर ध्यान विशेष रूप से केंद्रित करना है और साथ अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपने नैतिक मूल्यों को भी एजुकेशन सिस्टम का अभिन्न हिस्सा बनाना है। मैं संगीत शिक्षा के बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक की नींव सबसे पहले इसी धरती पर, जम्मू कश्मीर की धरती पर रखी गई थी। लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन 1187 में कश्मीर के सोढल और उनके सुपुत्र सारंगदेव से इन दोनों विधाओं की यात्रा प्रारंभ होती है और उत्तर भारत से भ्रमण करते करते 1636 में तंजौर तथा 1853 में वे मद्रास पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जहां म्यूजिक का जन्म हुआ, वहीं पर इसके कॉलेज कम खुले। 1906 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में है, वहां सबसे पहले 15,600 रुपए की राशि से ये संस्थान प्रारंभ हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं कि हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर और संगीत के शिक्षण को वापस यहां लाया जाए और उस गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए हर प्रयास हम कर रहे हैं और हम भरोसा देना चाहते हैं कि इसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारे विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में जिस तरह से तरक्की की है, उससे लगता है कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर का स्वर्ण युग बन सकता है। सभी छात्रों और विशेष रूप से छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपको आवाम तथा मुल्क को एक नई दिशा में ले जाना है। आज जो अवसर आपको मिला है, शायद ऐसा अवसर कभी नहीं था। आज जो एजुकेशन की ताकत है, वह नई वैज्ञानिक नैतिकता को जन्म दे सकती है। इसलिए इस संबंध में अपने हाथ से, इस समय को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। मशहूर सूफी संत और कवि अमीर खुसरो ने धरती के ईश्वर के बारे में लिखा है। हम सब जानते हैं, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्ता हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। विद्यार्थी बहनों भाइयों, अमीर खुसरो सिर्फ आबो हवा, पहाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, वह इस जमीन के श्रेष्ठतर मूल्यों, हायर वैल्यूज की तरफ भी संकेत कर रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की को फाउंडर, राइटर, टीचर एलेना ने पूरी दुनिया की यात्रा की
और उनकी आदत थी कि ट्रेन में जब वो बैठती थी तो एक झोले से कुछ निकाल कर खिड़की के बाहर फेंकती जाती थी। किसी ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? उनका जवाब था, ये फूलों के बीज हैं, बारिश आएगी तो इसमें से अंकुर निकलेंगे और बड़े होकर फूल खिल जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन आपका शायद इस रास्ते पर दोबारा आना होगा या नहीं, फिर इसका क्या फायदा है? तो उनका जवाब था, जिन फूलों को आज देखकर मैं खुश हो रही हूं वह भी किसी ने लगाए होंगे। आने वाले कुछ महीनों में जो लोग भी इस रास्ते से गुजरेंगे उनको ऐसी ही खुशी मिलेगी और इस खुशी के लिए मैंने ये बीज छींटे हैं। मैं जहां भी रहूं मुझे सोचकर खुशी मिलेगी कि लोग उन फूलों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। विद्यार्थी बहनों भाइयों, आपके द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव हो, खुशी आए, वही सही मायनों में मैं मानता हूं कि कन्वोकेशन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जीवन में इन मूल्यों को सजोएं, सजारें और अपने अपने क्षेत्र में सफलता के शीर्ष को प्राप्त करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अंत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पंक्तियां कह के अपनी बात मैं पूरी करूंगा। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।